dear students, today I will teach you ninth history chapter 3rd Nazism and the rise of Hitler। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट के थ्रू, इनेबलिंग एक्ट के जरिए वो जर्मनी में डिक्टेटरशिप को लागू किए थे और डेमोक्रेसी के रूल को नेस्तनाबूद कर दिए थे। आज उसी में हिटलर का जो रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इसमें हिटलर का जब वहाँ की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को आगे जब बढ़ाते हैं तो वो अपने फिनेंशियल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वहाँ के एक इकोनॉमिक्स थे हाल सख्त, यानी कि हाल मार्ट सख्त थे, उनके हाथों में वो सौंप दिए थे। अब ये हाल मार्ट सख्त इनका एम क्या था? इनका एम था यानी कि वो बार बार हिटलर से वे रिक्वेस्ट करते थे कि जो यहाँ अभी जो फिनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा है, आप यहाँ के जो धन दौलत है, यहाँ का जो पैसा है, वो फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है या कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा को इन्वेस्ट करें। जबकि हिटलर बार बार अपने पैसे को वो आर्मी पे खर्च करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको बार बार बगल के टेरिटोरी को कंक्वर करने पर ध्यान उनका टिका रहता था। लेकिन ये हाल मार्ट सख्त जो एक गुड इकोनॉमिस्ट थे वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो क्या होता है कि उस जब प्रोडक्शन पे ध्यान दिए तो इस प्रोडक्शन के जरिए वहाँ पे सुपर हाईवेज एंड वॉल्क्सवैगन एक प्रकार का पीपल्स कार है, तो इस प्रोडक्शन के जरिए ये सारे चीज़ वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। 1933 में हिटलर लीग ऑफ नेशंस से अपना जो समर्थन था वो ये छीन लेते हैं, यानी हटा लेते हैं, एंड रीऑक्युपाइड ग्रीनलैंड फ्रॉम द फ्रांस इन 1936। और 1936 में फ्रांस से वो ग्रीनलैंड को छीन लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी कि ये ग्रीनलैंड जो जर्मनी का ही पार्ट था और वहाँ पर जो वर्साइल ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी के दौरान ये ग्रीनलैंड फ्रांस जर्मनी से छीन लिए थे। वही पार्ट को ये हिटलर पुनः ग्रीनलैंड को फ्रांस से 1936 में उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग को भी ये अपने जर्मनी में मिला लेते हैं। चेकोस्लोवाकिया का भी कुछ पार्ट है, ये सब अपने जर्मनी में ये मिलाते जा रहे हैं। हाल मार्ट सख्त बार बार उनको एडवाइस दे रहे थे कि आप जो पैसा का जो इन्वेस्टमेंट रीआर्मामेंट में जो कर रहे हैं, आर्मी के तरफ कर रहे हैं, ये पैसा उधर खर्च करना गलत है। लेकिन हिटलर किन्हीं की एडवाइस को वो सुनना पसंद नहीं करते थे और उल्टे ये हाल मार्ट सख्त जिस पद पे थे, इकोनॉमिस्ट के पद पे, वहाँ पर से उनको हटा देते हैं। और हिटलर कभी रुकते नहीं हैं, इसीलिए कि हिटलर डिड नॉट स्टॉप, यानी कि वो अपने महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते ही जाते हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार के लास्ट में जो वर्साइल ट्रीटी हुई थी, वो वर्साइल ट्रीटी के दौरान जो जर्मनी की जो डिग्निटी थी, उस डिग्निटी को वो वापस लाने के लिए बार बार ये प्रयासरत थे। यहाँ तक तो ठीक है, हिटलर अपने जर्मनी
के डिग्निटी को वापस ला रहे हैं। लेकिन अब सितंबर 1913 में वो पोलैंड पर आक्रमण करते हैं, जो हिटलर की एक बहुत बड़ी भूल थी। अब ये जब पोलैंड पे आक्रमण अटैक करते हैं तो उधर फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ हो जाते हैं और इससे अलग ही है। और उसी बीच में सितंबर 1940 में जर्मनी एक ट्रिपेटाइट पैक्ट साइन करते हैं और इस ट्रिपेटाइट पैक्ट में 3 कंट्री हैं आपको, जर्मनी, इटली एंड जापान। ये तीनों कंट्री मिल करके अपना वार के दौरान एक दूसरे को की हेल्प करने के लिए ये ट्रिपेटाइट पैक्ट को साइन करते हैं। इसीलिए उसमें ट्रिपल अलायंस का जो पैक्ट बना है वो है जर्मनी, इटली एंड जापान। अब उसके बाद ये बार बार इनका अटैक का सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है। फिर जून 1941 में ये अटैक करते हैं सोवियत यूनियन पे। अब सोवियत यूनियन पे जब वो अटैक करते हैं, जो इनकी बहुत बड़ी भूल, यहाँ तो पोलैंड पर एक भूल मानी जा सकती है, लेकिन इस पे अटैक करना, सोवियत यूनियन पे अटैक करना इनकी बहुत बड़ी भूल, यानी ब्लंडर आप कह सकते हैं। तो उनके लिए एक ब्लंडर थी, जिसके चलते अपोजिशन पार्टी के रूप में कंट्री में फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया तैयार हो जाती है। इसीलिए अब यूरोपियन कंट्री धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको एक तरफ जो है सेंट्रल पावर में जर्मनी, इटली और जापान रहते हैं और एलाइड पावर में आपको फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया। इसमें एक कंट्री जो अभी बाकी है, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रही हूँ। अब क्या हो गया, जर्मनी ईस्ट में यूएसए घिर जाता है और वेस्ट में ये इंग्लैंड से घिर जाता है। यानी कि अब जर्मनी पर दोनों तरफ से उनका वार का जो प्रेशर था वो बढ़ते ही जा रहा था। इसी बीच में क्या होती है, जब जापान को हिटलर का सपोर्ट प्राप्त होता है तो वो यूएस बेस ऑफ पर्ल हार्बर पर क्या करते हैं, वो अटैक बम्बार्डिंग कर देते हैं नेवल बेस पे। अब ये क्या करते हैं, फिर यूएसए ड्रॉपिंग द एटम बम ऑन हिरोशिमा, यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त को फिर वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम्बार्डिंग होती है। और यही 1945 में ये सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। और हिटलर, ये आगे चल के हिटलर की तो हार होती ही है। और हम देखे थे कि किस प्रकार वो लोग अपना सुसाइड कर लिए थे। तो आगे हम फिर जो इसका अगला टॉपिक है, द नाजी वर्ल्ड व्यू, मैं बताऊंगी।